स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। अब इंटीग्रल्स में अपना इनडेफिनिट इंटीग्रल वाला पार्ट डन हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है अपना इसका डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल और इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल का मतलब ये था कि इंटीग्रेशन फिक्स्ड नहीं था, उसकी ढेर सारी वैल्यू आ सकती थी। इन्फिनिट इंटीग्रल उसके हो सकते थे, जो कांस्टेंट सी रहता है आपका, उसकी आप बदल बदल के वैल्यू रखते जाओ तो ढेर सारे इंटीग्रल आ जाएंगे आपके। लेकिन डेफिनिट इंटीग्रल का मतलब यह है कि इसमें इंटीग्रल की एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी। आप चाहे कोई भी फॉर्मूला यूज करो, कुछ भी करो, आपका आंसर एक ही आएगा। इनडेफिनिट इंटीग्रल में डिपेंड करता था कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करें, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दिखता था। लेकिन डेफिनिट इंटीग्रल में इंटीग्रल फिक्स्ड रहेगा, आपकी एक ही वैल्यू आएगी। तो डेफिनिट इंटीग्रल होता क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। आपके पास में एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स रहता है। इसका डेफिनिट इंटीग्रल जो है एक सिंबल के थ्रू लिखा जाता है। वो कैसा लिखा जाएगा, ये इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऐसा लिख देंगे आप। ऐसा तो अपन इनडेफिनिट इंटीग्रल में भी लिखते हैं, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रल में क्या होगा कि यहाँ पर इसकी लिमिट लग जाएगी। इसको पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, लिमिट है ए टू बी। पहले लोअर लिमिट है, नीचे ऊपर अपर लिमिट है। अगर आपके इंटीग्रेशन के साइन के साथ में अगर ऐसी लिमिट लगी हुई है, ए और बी कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू हो सकती है उसकी, अगर ऐसी लिमिट लगी हुई है तो आपको समझ जाना है कि वो डेफिनिट इंटीग्रल है। बस इतना ही डिफरेंस है, आगे की चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं डेफिनिट इंटीग्रल जो मैंने आपको बताया उसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। लिखिए आप भी, डेफिनिट इंटीग्रल of f of x is denoted by देखिए इंटीग्रेशन का साइन, ये f of x और ये dx, और यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, नीचे लोअर लिमिट और ऊपर अपर लिमिट। इसको पढ़ेंगे आप, डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ f of x dx लोअर लिमिट ए टू बी, या ऐसा पढ़ सकते हैं इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसमें लिमिट लग गई इसलिए डेफिनिट इंटीग्रल हो गया। तो डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। इस सिंबल के थ्रू आपको एफ ऑफ एक्स के डेफिनिट इंटीग्रल को डिनोट करना है। वेयर ए इज द लोअर लिमिट of lower limit and b is the upper limit of definite integral। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको। डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। इंटीग्रेशन का साइन ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। वेयर ए, ये जो स्मॉल ए दिख रहा है आपको, इज द लोअर लिमिट, इसको लोअर लिमिट कहते हैं। एंड बी इज द अपर लिमिट ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, और ये जो बी है ये इसकी अपर लिमिट है। लोअर का मतलब ये वाली वैल्यू छोटी रहेगी, अपर का मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी रहेगी। लोअर मतलब ये नीचे लिखा हुआ है, अपर मतलब ये ऊपर लिखा हुआ है। पहले लोअर लिमिट को यहाँ लिखना है, अपर लिमिट में आना। और जब आप इसको देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो यहाँ की जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ की वैल्यू से छोटी रहेगी। लोअर लिमिट कम रहेगी और अपर लिमिट ज्यादा रहेगी। जैसे एक 10 to 20 ऐसा लिखा रहता है, आपने स्टैटिस्टिक्स वगैरह पढ़े, 10 to 20 क्लास इंटरवल लिखा हुआ है, तो ये लोअर लिमिट रहती है 10 और अपर लिमिट रहती है 20। और कभी ऐसा हो जाए कि यहाँ की वैल्यू बड़ी दिख रही है आपको लोअर लिमिट, और अपर लिमिट आपको छोटी दिख रही, तो डेफिनिट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज आएगी, उसकी हेल्प से अपन उसको चेंज कर सकते हैं। लोअर लिमिट को नीचे जो छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और अपर लिमिट पर जो बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये है आपके डेफिनिट इंटीग्रल का सिंबल। क्या डिफरेंस आया इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल में? इनडेफिनिट इंटीग्रल में केवल ये सिंबल था, उसमें लिमिट नहीं लगी थी। डेफिनिट इंटीग्रल में एक्स्ट्रा आपकी ये दो लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ गई, बस। अभी इसको कैसे सॉल्व करना है वो आगे बता। ठीक, ये डेफिनिट इंटीग्रल चालू किया। अब इसके बाद में मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं कि सिलेबस क्या है। ये इंटीग्रल का सिलेबस एक बार आपको दिखा दे रहे हैं। इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये सब कर लिए अपन ने, ये सारा इंटीग्रेशन अपना हो चुका है। देख लो आप इसके सिंबल नंबर, ये सब अपन ने पढ़ ली। ये वाला पार्ट आपको दिखाना है। जो डेफिनिट इंटीग्रल है उसमें ये चीजें आ रही। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ये आएगा, ये बताते हैं हम आपको अभी।
विदाउट प्रूफ फंडामेंटल नाम ही उसका फंडामेंटल है, तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है उसको। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, और उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से आपको डेफिनेट इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है। डिलीटेड टॉपिक में इंटीग्रल पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ये डिलीट कर दिया, लेकिन अपन ने इसको पढ़ लिए, इसको पढ़ लिए अपन ने, क्योंकि ऐसा लिखा नहीं था कि ये है नहीं, पढ़ लिए में कोई नुकसान नहीं, इसकी वैल्यू निकालो, ये पढ़ लिए अपन ने, इसको कोई दिक्कत नहीं पढ़ने, मैंने बताया कोई चीज ज्यादा पढ़ लो तो उससे नुकसान नहीं है, कम नहीं पढ़ता, जब आप ढूंढ लेना फॉर्मेट है ये, अंदर वाली वैल्यू को टी पुट करो तो ये आ जाता है, और नहीं आता है तो फिर इसकी वैल्यू निकालते हैं, वही जैसा न्यूमरेटर वाली की निकालते थे अपन, है ना, कैसी कि पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स, ये ले लेंगे प्लस बी, जैसा उसकी निकालते थे वैसे। वैसे मेरे ख्याल से आए नहीं है ऐसे क्वेश्चन, अपन ने करे ही नहीं ऐसे क्वेश्चन, न्यूमरेटर में थे वाले करे, ये इंटू वाले नहीं करे, देख लेना आप। ये बताना था मुझे आपको सिलेबस में, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, ये वाला टॉपिक आपका डिलीट हो गया। इसके ऊपर एक एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज को अपन डिलीट कर देंगे या छोड़ देंगे, उसके आगे से अपन पढ़ेंगे, उसमें ये सारी चीजें कवर होंगी, बाकी तो अपन ने पढ़ी ली है इसको। तो देखिए ये लिखा था यहाँ पर, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, पहले कराते थे हम इसको, अब उसने हटा दिया तो उसने नहीं कराते। तो इसके ऊपर ये एक एक्सरसाइज थी 7.8, ये 7.8 हट जाएगी, तो आप इसके लिए ये कर सकते हैं, इस एक्सरसाइज के लिए, ये जो 7.8 एक्सरसाइज है, इसको डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम से ना करके, अभी जो मैं आपको फंडामेंटल थ्योरम बताऊंगा जो अपने सिलेबस में, उसकी हेल्प से आप ये वाले 4-5-6 क्वेश्चन कर सकते हैं, आसानी से हो जाएंगे, एक एक लाइन में हो जाएंगे, करना चाहे तो। मतलब इन क्वेश्चन को आपको डेफिनेट इंटीग्रल की एज अ लिमिट ऑफ सम की डेफिनेशन से नहीं करना है। तो 7.8 एक्सरसाइज को आप कट कर दो, मैंने क्या बोला कि 7.8 एक्सरसाइज को आप, जो मैं फंडामेंटल थ्योरम आपको भी बताऊंगा, उसकी हेल्प से कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, वैसे अपने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और कभी इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो फंडामेंटल थ्योरम में आपको सिखाई रहा वो आप आसानी से कर सकते ये वाली, लेकिन अपन एज द लिमिट ऑफ सम से इसको नहीं करेंगे। 7.8 एक्सरसाइज इज डिलीटेड, हट गई है एक्सरसाइज। ये फंडामेंटल थ्योरम आप कैलकुलस यहां से पढ़ना है, अब सब पढ़ना है, अब जितनी चीजें हैं वो सब पढ़ना है इंटीग्रल के। ठीक है, समझ आ गया जो मैंने आपको बताया, कि भाई समझ आ गया, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चले देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, जो कैलकुलस अपन पढ़ रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस, उसका फंडामेंटल थ्योरम है। तो फंडामेंटल थ्योरम है क्या, इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल है, क्योंकि इसके अंदर लिमिट लगी हुई है ए टू बी, ए लोअर लिमिट है और बी अपर लिमिट है, इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, बड़े ब्रैकेट के अंदर आप कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिख दो, और यहाँ पर लोअर लिमिट के प्लेस पे लोअर लिमिट लगा दो ए, और अपर लिमिट के प्लेस पे अपर लिमिट लगा दो बी, इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे, और एफ ऑफ एक्स ए टू बी लिख दिया मैंने। इसी को आगे हम ऐसा लिख सकते हैं, एक बार x के प्लेस पे b रख दो, माइनस लगा, और एक बार x के प्लेस पे a रख दो, तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ b माइनस f ऑफ a, f कैपिटल है। ये है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। चलिए फटाफट इसको मेमोराइज करिए, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स ए टू बी इज इक्वल टू, एक बार एक्स के प्लेस पे बी रख देना है, माइनस लगाना, और एक बार एक्स के प्लेस पे रख देना है, तो ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा। वेयर कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स आपको दिख रहा है यहाँ पर, इज इक्वल टू इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स है। देखो ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स यहाँ दिख रहा है आपको, ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो आपका फंक्शन रहेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन के साइन के अंदर, उसका इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल मतलब जो इंटीग्रेशन अपन पढ़ के आ रहे हैं अभी तक, कैसे, जैसे cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x, जैसे यहाँ पे कभी cos x लिखा है मान लीजिए,
इंटीग्रेशन ए बी एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो ये कॉस एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या लिख लेंगे, साइन एक्स लिख देंगे, और ये ए टू बी ऐसे ही रहेगा। फिर एक बार एक्स के प्लेस पे बी रख देंगे यहाँ पे तो साइन बी हो जाएगा, एक बार एक्स के प्लेस पे रख देंगे तो माइनस साइन ए हो जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इंडेफिनिट इंटीग्रल आपको मालूम, जो भी फंक्शन रहेगा उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल आपके पास में है। ठीक, और लिमिट जैसी की वैसी यहाँ लिखना है। फिर एक स्टेप में एक बार एक्स के प्लेस पे बी रख दो, एक बार एक्स के प्लेस पे रख दो। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इसको कहते हैं कैलकुलस का फंडामेंटल थ्योरम। अब देखिए, ये तो आपको याद भी हो गया। अब आपको एक चीज याद दिलाता हूं कि जब हमने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो अपन इनडेफिनिट इंटीग्रल से स्टार्ट किए है ना। अब अपन डेफिनिट इंटीग्रल पे आए, तो इनडेफिनिट इंटीग्रल में जब अपन किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो वेरी फाइनल स्टेज में जहां से अपने इंटीग्रेशन के साइन हट जाते हैं वहां पर अपन एक कांस्टेंट c प्लस कर देते हैं। ये c इस बात के लिए रहता है कि जिस फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन निकाले वो इनडेफिनिट है, मतलब उसके कई सारे इंटीग्रल हो सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन फिक्स्ड नहीं है। नॉट फिक्स्ड इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है ये c। आप c की अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे तो ढेर सारे इंटीग्रल आपको मिलते जाएंगे। ऐसा अपन इंडेफिनिट इंटीग्रल में करते थे। तो अब यहाँ पर अपन ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल ही है, तो यहाँ पर तो c आया ही नहीं, कहीं से कहीं तक c नजर ही नहीं आ रहा, तो वो c आता है इसके अंदर। जब भी अपन इंडेफिनिट इंटीग्रल का यूज करते हैं तो इंडेफिनिट वो तभी होता है जब उसके अंदर c रहता है। तो यहाँ भी c आएगा, लेकिन अपने को तो c दिख ही नहीं रहा। तो जब अपन इसको इंटीग्रेट करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल तो c आता है, लेकिन वो c क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। मैं बताता हूँ आपको कि कैसे वो c हट जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। और अपने को फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त में जब अपन डेफिनिट इंटीग्रल की क्वेश्चन करेंगे तो अपने को c वहां पर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐड भी करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो अपन ऐड करेंगे नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैंसिल होता है। देखिए, इंटीग्रेशन ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यह है अपने पास में डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए लोअर लिमिट है, बी अपर लिमिट इज इक्वल टू, अब देखना यहां पर स्मॉल एफ ऑफ एक्स का जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स होगा। अब जब अपन इंडेफिनिट इंटीग्रल रखते हैं तो साथ में एक कांस्टेंट प्लस करते हैं, यहाँ पे प्लस सी कर दो, ये प्लस सी और ये ब्रैकेट बंद कर दो। लोअर लिमिट के प्लेस पे लोअर लिमिट ए और ये बी, ऐसा लिख दिया अपन। अब एक बार क्या करते हैं, एक्स के प्लेस पे बी रखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, और एक बार एक्स के प्लेस पे ए रखते हैं। तो देखो क्या होगा, एक्स के प्लेस पे बी रखेंगे तो ये एफ ऑफ बी हो जाएगा, ये प्लस सी ऐसे ही रहेगा। फिर माइनस लगाते हैं और एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे ए रख दो और ये प्लस सी, ऐसा हो गया। देखो एक बार हमने एक्स के प्लेस पे बी रखे तो एफ ऑफ बी प्लस सी हो गया, फिर माइनस लगाए, फिर एक बार एक्स के प्लेस पे ए रख दो तो एफ ऑफ ए प्लस सी हो गया। आप ये माइनस साइन का अंदर इंटू कर दो, ये क्या हुआ, एफ ऑफ बी प्लस सी, माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस एफ ऑफ ए और माइनस सी हो जाएगा। देखो ये नेगेटिव सी और ये पॉजिटिव सी गेट्स कैंसल्ड। फाइनली अपने पास में क्या आ रहा, अपने पास में आ रहा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। आ गया आपका ये वाला इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ। आया? देखिए जो मैंने आपको फंडामेंटल फॉर्मूला बताया वही आया। देखो मैंने इसमें सी का यूज करके बताया आपको। जब अपन इंडेफिनिट इंटीग्रल यूज करते तो कांस्टेंट सी लगा के दिखाया, लेकिन वो सी क्या हो रहा है, प्लस माइनस होने की वजह से कैंसिल हो गया। इसलिए अब अपन जब डेफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अपन सी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यूज करेंगे तो भी वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रल रख देना है और एक बार एक्स के प्लेस पे बी रखना और एक बार एक्स के प्लेस पे ए रख के आपको माइनस कर देना, सी का यूज नहीं करना। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रल में सी का यूज करते हैं, मैंने किया है यहाँ पे करके बताया आपको, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रल में वो फिनिश्ड हो गया। चलिए देखिए भाई, क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.9, ये जो एक्सरसाइज है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के ऊपर बेस्ड है, विच इज डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और लिमिट ए टू बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ, उसके ऊपर बेस्ड है ये एक्सरसाइज। और पुराना इंडेफिनिट इंटीग्रल आपको सारा मालूम है, सारे फॉर्मूले वॉर्मूले सब कुछ वो यूज करेंगे, बस कांस्टेंट सी का यूज अपन इसके अंदर नहीं करेंगे। इवैल्यूएट द डेफिनिट इंटीग्रल्स, देखिए लिख के दिया हुआ है कि इवैल्यूएट द डेफिनिट इंटीग्रल्स, किसी को पता ना हो कि डेफिनिट इंटीग्रल है उनके लिए
इन एक्सरसाइजेस 1 to 20। और अगर वो ये ना भी लिख के दे कि डेफिनेट इंटीग्रल, वो केवल ऐसा इंटीग्रेशन का साइन लगा दे और उसमें लिमिट आपको दिखाई दे जाए, तो इसका मतलब है कि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक, जरूरी नहीं है कि लिख के देगा डेफिनेट इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ -1 to 1 x+1 dx। ये कैसे पढ़ना है, इसको लोअर लिमिट को पहले पढ़ देना है, फिर अपर लिमिट को पढ़ना है, और फिर जो फंक्शन लिखा उसको पढ़ देना। तो ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, किसी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल है क्योंकि इसमें लिमिट लगी हुई। अब हमको इसको इवैल्यूएट करना है, तो डायरेक्ट हम इसको फंडामेंटल थ्योरम से इवैल्यूएट कर लेंगे, विच इज इक्वल टू, देखो ये आपका एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे है, तो फंडामेंटल थ्योरम से क्या होता है, यहाँ जो भी फंक्शन रहता है एफ ऑफ एक्स, उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल अपन ब्रैकेट में लिख देते और नीचे लोअर लिमिट और ऊपर अपर लिमिट लगा देते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप एक बड़ा ब्रैकेट बना लो ऐसे, एक्स को इंटीग्रेट करो तो क्या हो जाएगा, x² / 2 हो जाएगा, x का इंडेफिनिट इंटीग्रल प्लस 1 का इंडेफिनिट इंटीग्रल 1 dx का x हो जाएगा। ये ब्रैकेट बंद कर दो, ऐसा बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो, नीचे लोअर लिमिट है ये -1 और ये प्लस इज इक्वल टू, अब एक बार आप x के प्लेस पे 1 रख दो, पहले पूरे इसमें सब में रखना है, फिर माइनस लगाना है और एक बार x के प्लेस पे -1 रखना है, पहले अपर लिमिट को रखना है, तो रखो 1² / 2 प्लस 1, ये हो गया आपका एफ ऑफ पी माइनस, अब आपको x के प्लेस में -1 रखना है, तो -1² / 2 और ये प्लस और ये x के प्लेस पे -1। यहां पर मैंने फॉर्मूला यूज किया है, तो लिख देता हूं उसको एक बार, सिंस इंटीग्रल a to b f of x dx is equal to कैपिटल f of x, ये लिमिट a to b और इज इक्वल टू f of b माइनस f of a। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। पहले ऐसा लिखिए और उसके बाद में f of b माइनस f of a कर। आपको ऐसा लिखना हो तो लिखो, और नहीं लिखना है तो आप ब्रैकेट में लिख देंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। लिखिए तो भी ठीक है और नहीं भी लिखे तब भी कॉपी चेक करने वाले को समझ में आता है कि आपने फंडामेंटल थ्योरम लगाया। चाहे तो आप लिख दो ऐसा, चाहे तो आप लिख दो वर्ड्स में बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, और नहीं भी लिखे तो कुछ फर्क नहीं, मैं कभी कभी लिख दूंगा और कभी नहीं भी लिखूंगा। ठीक, कभी शुरू में लिख दो, बाद में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। आपने इसके अंदर वैल्यू रख दी, रखे, पहले मैंने इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल रख दिया यहाँ पे, और उसके बाद एक बार x के प्लेस पे b रखा, माइनस लगा गया, और एक बार x के प्लेस पे a रख दिया। a बोले तो -1 और b बोले तो 1। चलो इसको सॉल्व कर लो आप। ये 1² 1 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस 1, ये माइनस है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा अपॉन 2, और ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1, ये माइनस साइन का इंटू कर लो, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1, ये नेगेटिव 1/2 और पॉजिटिव 1/2 को कैंसिल कर लो, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन डेफिनेट इंटीग्रल। गिवन डेफिनेट इंटीग्रल की देखो एक फिक्स्ड वैल्यू आ गई, 2 इकलौती वैल्यू होती है, 2 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं, फिक्स्ड है ये वैल्यू। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। ये जो इंटीग्रल होगा आपको एक डेफिनेट वैल्यू देगा, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू देगा। दिया उसने एक फिक्स्ड वैल्यू 2 है, ये फिक्स्ड वैल्यू, कहीं भी ले जाएंगे 2 को, हिला लेंगे डुला लेंगे उल्टा सीधा कुछ भी करेंगे तो वो 2 का ही 2 रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि फिक्स्ड है। वो नाम है उसका डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट वैल्यू दे दिया उसने, फिक्स्ड वैल्यू दिया है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी। आंसर चेक करके दिखाते हैं आपको, 7.9 है, ये रहा 2, एक कांस्टेंट या फिक्स्ड वैल्यू मिली है। देखिए कोई चीज, कोई टॉपिक वॉपिक जैसे चालू होता है तो शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है 1-2 क्वेश्चन करने में, क्योंकि उसमें बताना पड़ता है सारी चीजें, फिर बाद में नहीं बताते हैं, बाद में आपको पता चल जाता है कि ऐसी ऐसी सारी चीजें हो गई, फिर अपन खटाखट क्वेश्चन स्पीड से कर सकते हैं। अब मैं अगर स्टार्टिंग में बस सॉल्व करना शुरू कर दूं, बीच में चीजें नहीं बताऊं तो फिर को समझ में नहीं आए। थोड़ी देर बाद 2-4 क्वेश्चन में ऐसा बताऊंगा आपको, और फिर धीरे धीरे बताना बंद कर दूंगा।
क्योंकि वो आपको पता रहता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंटीग्रल ऑफ 2 to 3 1/x dx। देखिए लिमिट लगी हुई है, डेफिनेट इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से। देखो ये 1/x दिख रहा है, तो 1/x का इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ x होता है। तो डायरेक्ट इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल लिख देता हूं मैं, बड़ा ब्रैकेट बना लो ऐसा, लॉग मॉड ऑफ x, ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ लिमिट लगा दो, ये 2 है और ये 3। देख लो आप, लोअर लिमिट छोटी रहती है और अपर लिमिट बड़ी रहती है। ये एफ ऑफ एक्स ए टू बी लगा दिया मैंने, अब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए करना है। तो एक बार आप एक्स के प्लेस पे 3 रख दो और एक बार 2 रख के माइनस कर दो, विच इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ 3 माइनस लॉग मॉड ऑफ 2। देखिए एक बार हमने एक्स के प्लेस पे 3 रख दिए और एक बार एक्स के प्लेस पे 2 रख के माइनस कर दिए। ये क्या किए अपन ने, ये वाला फॉर्मूला लगा है, सिंस इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये इंडेफिनिट इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स का, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये लिमिट ए टू बी, और इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ये मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू, देखो लॉग मॉड ऑफ 3 को 3 लिख सकते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी है वो, माइनस लॉग 2 भी पॉजिटिव क्वांटिटी, तो लॉग 2। अब देखो यहाँ लॉग m माइनस n, तो लॉग m अपॉन n वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, लॉग 3/2 हो जाएगा। देखो ये log 3/2 भी एक फिक्स्ड वैल्यू है, एक ही सिंगल वैल्यू है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी इसकी, यही आपका आंसर होगा, log 3/2। आसानी से आ रहा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको बताने के लिए लिख रहा हूं मैं, आपका लिखना जरूरी नहीं है, लिखो तो ठीक, नहीं भी लिखे तो ठीक। शुरू में लिख लेंगे तो याद हो जाएगा, बाद में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और लिख दिए तो कोई नुकसान नहीं, इससे पता चल रहा है कि ये ऐसा कैसे हो गया। ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9dx। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल है, इसको हम डायरेक्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से करेंगे। तो विच इज इक्वल टू, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो, इनका सबका इंडेफिनिट इंटीग्रल कर दो। 4x³ का क्या हो जाएगा, देखो 4 तो सामने आएगा, x³ का जब आप इंटीग्रल करेंगे तो एक पावर प्लस होगी, तो x रेज़ टू द पावर 4 होगी, टोटल पावर से डिवाइड हो जाएगा। आराम से करना है, आप इंटीग्रल कर रहे हैं, माइनस ये 5 तो कांस्टेंट है सामने रहेगा, x² को इंटीग्रेट करेंगे तो x³/3 प्लस 6 कांस्टेंट है सामने, और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2, एक पावर बढ़ाना है, टोटल पावर से डिवाइड करना है, और 9dx का 9 सामने आएगा, x का dx का x हो जाएगा तो 9x हो जाएगा। आराम से मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रल लिख दिया है सबका। ये ब्रैकेट क्लोज करो, ये लिमिट लगाओ 1 और ये 2। देख लो लोअर लिमिट छोटी है, अपर लिमिट बड़ी। अब इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लो, ये 4 से 4 कैंसिल कर लो, ये 2 से 6 को 3 टाइम कैंसिल कर लो, और कुछ कैंसिल नहीं हो, बाकी को थोड़ा जमा के लिख दो। ये हो गया x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 5/3 x³ प्लस 3x² और प्लस 9। ये ब्रैकेट क्लोज, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, सही है। अब देखिए, अब x के प्लेस पे 2 रख देते हैं, फिर माइनस लगा तो एक बार x के प्लेस पे 1 रखते हैं, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये हुआ है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो चलो, विच इज इक्वल टू, इसमें x के प्लेस पे 2 रख दो आप, रखो, तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 5/3 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2² प्लस 9 इंटू 2। ये एक ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, छोटा लगा दो, फिर माइनस लगाओ। अब आपको x के प्लेस पे 1 रखना है, रखो, तो ये 1 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 5/3 इंटू 1³
प्लस 3 × 1² प्लस 9 × 1। ये मैंने यहाँ पर यूज किया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। आप चाहे तो फॉर्मूला लिख दो, आप चाहे तो नाम लिख दो। Since integral of a to b f of x dx is equal to capital F of x, ये लिमिट a to b is equal to f of b माइनस f of a। ठीक है, बाद में भी लिख सकते हैं बताने के लिए आपको। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, विच इज इक्वल टू 2 की पावर 4 करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 होता है, 2 × 2 × 2 4 टाइम करो 16 माइनस 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40/3 माइनस 40/3 प्लस 2 स्क्वायर 4 4 3 जा 12 प्लस 9 2 जा 18। ये आपका पहला वाला ब्रैकेट हो गया। इसको भी खोल देते और माइनस का इंटू कर देता हूं मैं। 1 की पावर 4 करेंगे तो बनाएगा, सामने माइनस है तो -1 हो जाएगा। उसके बाद -5/3 इंटू 1 क्यूब करेंगे तो 1 में 5/3 का इंटू करेंगे -5/3 आएगा, सामने माइनस है तो +5/3 हो जाएगा। उसके बाद 1 स्क्वायर 1 का 3 में इंटू करेंगे तो 3 आएगा, सामने माइनस है तो -3। उसके बाद 9 बन जा 9 प्लस का हुआ, सामने माइनस है तो -9। देखो ये मैंने सबको लिख दिया। अब आराम से इसको प्लस माइनस करना। देखो क्या क्या प्लस कर लेते हैं। एक तो 16 ले लो प्लस 12 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 12 18 28 28 में 18 प्लस करो, 28 प्लस 18 कितना हो जाएगा 36 46 हो जाएगा 46। ये प्लस वाला तो 46 हो गया है ना, ये 46 हो गई तीनों क्वांटिटी। 46 में से 1 माइनस करो तो 45 बचा, 45 में से 3 माइनस करो तो 42 बचा, 42 में से 9 माइनस करो, 42 - 9 करेंगे तो कितना होगा 33 प्लस का आएगा। देखा मैंने प्लस का 33। अब बचे अपने ये फ्रैक्शन वाले, ये बचा आपका कौन सा -40/3 और 5/3 प्लस का है ये और ये माइनस का। तो पहले +5/3 लिख लो और -40/3 आराम से करना है अपने को। तो बस ये दो ही क्वांटिटी को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 33 प्लस यहाँ पे दोनों का एलसीएम 3, तो ये 5 - 40 कितना हो जाएगा ये 33। 5 - 40 करें तो -35 होगा /3 ऐसा होगा। अब एलसीएम ले लो 3 का इंटू करेंगे 3 3 जा 9 3 3 जा 9 -35 विच इज इक्वल टू 99 में से 35 माइनस करो प्लस का जाएगा 9 - 5 4 और 9 - 3 6/3 64/3। ये आपकी एक डेफिनेट वैल्यू आ गई 64/3। यही आपका डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू होगी 64/3। ठीक है, अब ये देखिए मैंने ऐसा सॉल्व किया इसको। आपको इसको जैसा सॉल्व करना वैसा सॉल्व करो, ऐसा जरूरी नहीं कि जैसा मैंने किया। मेरे को ऐसा लगा तो मैंने ऐसा किया, आपको जैसा लगे वैसा करो, बस फाइनल आंसर आपका करेक्ट आना चाहिए। ठीक है भाई, ये कैलकुलेशन पे किसी का कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि आपको ऐसा करना वैसा, आपको जैसा लगे वैसा करो, हमको उससे कोई मतलब नहीं, ना किसी को उससे कोई मतलब है, ना कॉपी चेक करने वाले को भी उससे कोई मतलब नहीं कि आप कैसा कर रहे हैं। वो तो सिर्फ फाइनल आंसर चेक करेगा कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 sin 2x dx डेफिनेट इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम इसकी, विच इज इक्वल टू, देखिए sin 2x का इंटीग्रेशन कर देते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos x होता है। तो sin 2x का पहले -cos 2x आ जाएगा और x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से और डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा -cos 2x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। ये इंडेफिनिट इंटीग्रल रखा मैंने अंदर और यहाँ लिमिट लगा दो, ये 0 और ये π/4। लोअर लिमिट छोटी है और अपर लिमिट बड़ी है। अब ये -1/2 को पहले बाहर निकाल देते हैं, -1/2 को बाहर कर दो।
क्यों बाहर कर रहे हैं? क्योंकि अपने को ये एक्स के प्लेस पे वैल्यू रखना पड़ता है, कांस्टेंट की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। कॉस 2x 0 और ये पाई बाई 4, ऐसा हो गया। अब आप इसमें एक बार x के प्लेस पे पाई बाई 4 रख दो, एक बार 0 रख के माइनस कर दो, विच इज इक्वल टू ये -1/2 सामने कॉस 2 इंटू एक्स के प्लेस पे पाई बाई 4, फिर माइनस लगाओ कॉस 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 0। आप चाहे तो लिख दो यहाँ पर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगाया है, आप चाहे तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कर दो, विच इज इक्वल टू -1/2 बाहर है, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 2 का इंटू 0 में करेंगे तो 0, विच इज इक्वल टू -1/2। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का टेबल आपको याद होना चाहिए, 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू, और अगर किसी को याद नहीं है तो वो याद करे और सही वैल्यू आपको रखना है, इसके बिना काम चलेगा नहीं। तो -1/2 का 0 में इंटू करेंगे 0, -1/2 को 1 में इंटू करेंगे तो फाइनली आगे अपने पास में 1/2 प्लस। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन डेफिनेट इंटीग्रल। ये आगे आपका आंसर 1/2, एक फिक्स्ड वैल्यू आ रही, ये रहा 1/2। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 cos 2x dx, डेफिनेट इंटीग्रल, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए cos 2x का इंडेफिनिट इंटीग्रल अपने को डायरेक्ट मालूम है, cos का sin x होता है, और यहाँ पर cos 2x है तो cos 2x का पहले sin 2x हो जाएगा और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दे, तो विच इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगा लो, cos 2x का इंटीग्रल इंडेफिनिट इंटीग्रल sin 2x अपॉन 2, और ये लिमिट लगा दो यहाँ, ये लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई 2। अब ये 1/2 को बाहर निकाल देते हैं अपन, विच इज इक्वल टू ये 1/2 बाहर, अंदर बचा आपका sin 2x और ये इसकी लिमिट 0 टू पाई बाई 2। अब एक बार आप x के प्लेस से पाई बाई 2 रख दो, माइनस लगाओ और एक बार 0 रख दो, तो विच इज इक्वल टू 1/2 sin 2 इंटू एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस साइन 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0। क्या लगा दी हमने यहाँ पर, सेंस इंटीग्रल ऑफ ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंडेफिनिट इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स ए बी, और बाद में इसको लिख दिए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगा दिए, आप ये भी लिख सकते हैं और वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इंटू 0 करेंगे तो 0, तो क्या आएगा ये, विच इज इक्वल टू 1/2 साइन पाई माइनस साइन 0। अब देखिए विच इज इक्वल टू 1/2 साइन पाई या साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। अब अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप निकाल के देख सकते हैं। देखो निकाल के बताता हूँ, साइन 180 को आप 90 + 90 ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको पढ़ो आप 90 + थीटा, इसको थीटा पढ़ो, 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है, ये साइन, ये तो प्लस आ गया, और 90 वाला तो चेंज कर दो कॉस, तो ये कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, तो साइन 180 की वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, या अगर याद ना हो तो फिर आप निकाल के देख लेंगे, लेकिन वैल्यू सही रखना है। माइनस साइन 0 की वैल्यू 0, अब अंदर 0 माइनस 0 0 आएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0, विच इज इक्वल टू 0। ये एक डेफिनेट वैल्यू आ गई आपकी, फिक्स्ड वैल्यू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन डेफिनेट इंटीग्रल 0। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रल ऑफ 4 to 5 e raised to x dx। आपको लिमिट दिख रही, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल है ये, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो e raised to x का इंटीग्रेशन अपने को पता ही है, सबसे आसान फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में, एक ही फॉर्मूला, एक लौता फॉर्मूला, e raised to x
जिसका डिफरेंशिएशन भी e होता है और इंटीग्रेशन e का इंटीग्रेशन भी e होता है। इकलौता फॉर्मूला है पूरे कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में, जिसकी वैल्यू बदलती नहीं। e का e ही होता है, चाहे आप कुछ भी निकाल लो, उसका डिफरेंशिएशन निकाल लो या इंटीग्रेशन निकाल लो। चलिए ठीक है, विच इज इक्वल टू, बड़ा ब्रैकेट लगा लो, e का इंटीग्रल ही होगा, इंडेफिनिट इंटीग्रल। यहाँ पर लिमिट लगा दो 4 और ये 5। देखो लोअर लिमिट 4 है और अपर लिमिट 5 है। अब एक बार x के प्लेस से 5 रख दो, एक बार x के प्लेस 4 रख दो, विच इज इक्वल टू e⁻5 माइनस e⁻4। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिए, सिंस इंटीग्रल ऑफ a b f of x dx इज इक्वल टू कैपिटल F of x a to b और बाद में इसको f of b माइनस f of a। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप लिखो मत लिखो। अब यहाँ देखो, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। e⁻5 माइनस e⁻4, कोई चीज कॉमन दिख रही तो कॉमन निकालते हैं, निकाल लो। e⁻4 कॉमन है तो यहाँ बच जाएगा आपका e की पावर 1 हो गई, बेस से में पावर ऐड होगी तो 4 + 1 5 -1। बस ये भी कोई डेफिनेट वैल्यू दे देगा आपको। आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा 6 नंबर का क्वेश्चन। e⁻4 इंटू e-1, ई की वैल्यू रख देंगे आप और उसको सॉल्व करेंगे तो कोई वैल्यू मिल जाएगी, रखना नहीं है, वैसे ही रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 tan x dx। अब देखिए ये tan x का इंटीग्रेशन अपने पास में है, दो इंटीग्रेशन थे आपके, याद करो, log mod ऑफ sec x और एक है माइनस log mod ऑफ cos x। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल है, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, आंसर आपका एक ही आने वाला फिक्स्ड। तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू tan x का इंडेफिनिट इंटीग्रल log mod ऑफ sec x, मैंने ये वाला रख दिया, और ये 0 to π/4, यही है। किसी ने माइनस log mod ऑफ cos x वाला रखा तब भी आंसर वही आया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बस। अब ये इंडेफिनिट इंटीग्रल रख दिया मैंने, अब एक बार x की प्लेस से π/4 रख दो, एक बार 0 रख के माइनस कर दो, विच इज इक्वल टू log mod ऑफ sec π/4 माइनस log mod ऑफ sec बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। मैंने कैलकुलस का फंडामेंटल थ्योरम लगा, आप चाहे तो फॉर्मूला लिख दो। तो विच इज इक्वल टू log mod ऑफ sec 45 की वैल्यू, हमको cos 45 की वैल्यू याद है 1/√2, तो sec 45 की √2/1 या इसको √2 लिख देता हूं, माइनस log mod ऑफ sec 0, हमको cos 0 की वैल्यू याद है 1, तो sec 0 की भी 1 ही हो जाएगी, 1 को उल्टा करेंगे तो 1, विच इज इक्वल टू log, देखो √2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, हाँ, तो log √2 लिख दिया मैंने, मॉड हटा दिया, माइनस log 1 भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसको भी मॉड के बाहर करके 1 कर दिया, log इस √2 को आप 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 √2 को, माइनस log 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 रख दिया मैंने, log 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 रख दो, लिख देता हूँ, सेंस log 1 इज इक्वल टू 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है, आपको याद भी होगा, केमिस्ट्री में यूज भी कर लेते होंगे आप, log टेबल देखते हैं, log 1 कहीं पे आता है तो 0। अब ये log m⁻n वाला फॉर्मूला लगा देते तो 1/2 सामने आ जाए, विच इज इक्वल टू, ये 1/2 सामने आ गया और ये log 0 को छोड़, बस ये एक डेफिनेट वैल्यू हो गई आपकी, यही आपका आंसर हो गया 1/2 log 2। आंसर दिखाता हूं मैं आपको, ये था आपका 7 नंबर का क्वेश्चन, ये रहा 1/2 log 2। अब देखो ये आप ऐसा छोड़ सकते थे, इसको log √2 लिख के छोड़ सकते थे, बुक वाले ने ऐसा सॉल्व करा इसलिए मैंने ऐसा सॉल्व करके लिख दिया,
किसी ने log रूट 2 लिख के छोड़ दिया इसको तो भी ठीक है।